And welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session, and today we will be taking up topic number 301 to 315. So topic number 301 is about World Food Prize. तो देखिए, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग. डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वही हैं जिन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ मिल करके हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था. और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को भी नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है 1970 में. तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ स्टार्ट किया 1987 में, और जो पहला इंसान जिसको ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही थे. और 2 साल बाद 1989 में वर्गीज़ कुरियन साहब को, जो हमारे देश में वाइट रिवॉल्यूशन लाए थे, उनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था. हाल फिलहाल में 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है डॉक्टर शकुंतला हराकसिंग थिलस्टेड को, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में रिसर्च की है ऑन स्मॉल नेटिव फिश स्पीसीज़ ऑफ बांग्लादेश की कैसे उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है. सी बिलोंग्स टू ट्रिनिडाड टोबैको एंड डेनमार्क. तो ये 2 कंट्रीज़ को वो बिलोंग करती हैं. तो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें याद रखनी है, वर्ल्ड फूड प्राइज़. वैसे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, APSC सीधा सीधा आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा तो, कि वर्ल्ड फूड प्राइज़ इस साल किसको मिला है. 4 ऑप्शन दे देगा. तो अगर एक बात याद रखनी है तो वो तो ये है कि मिला है भाई डॉक्टर शकुंतला हरकसिंग थिलस्टेड को. लेकिन कुछ और बातें याद रखनी है तो देख लो. डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने बनाया है इसको 1987 में. जो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, वर्गीज़ कुरियन साहब को भी मिल चुका है 1989 में. वर्गीज़ कुरियन वही हैं जिन्होंने हमारे देश में वाइट रिवॉल्यूशन लाया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं. चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 302, इट इज़ अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया. तो कई सारे स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब बाई कैमरल हैं. ये इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल फिलहाल में एक रिजोल्यूशन पास किया है इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन अभी ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है. हमारे देश में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है: बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है तब से वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. अगर असम की बात की जाए तो असम वाज ए यूनिक कैमरल सिस्टम टिल 1913 टू 1935. फिर बाई कैमरल हो गया, मतलब हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई फ्रॉम 1935 टू 1947. लेकिन आज़ादी के जस्ट बाद से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पे ख़त्म कर दी गई. 2013 में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया था. असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने असम के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया था 2013 में. बट आपको पता होगा कि ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट से भी पास होना चाहिए, तभी जाकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकता है. और ये रिजोल्यूशन जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था टू हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन असम, वो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 303, रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल. तो देखिए इस टर्टल को देखिए, इसके कान के पास, इसको रेड ईयर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कान है नहीं, कान के पास इसके रेड कलर का इस तरह का स्ट्राइप्स है, इसलिए इसको कहते हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल. ये रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल नॉर्मली हमारे यहाँ मिलता नहीं, हमारे देश में मिलता नहीं. ये नॉर्मली मिलता है US में या नॉर्दर्न मेक्सिको में. फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे ब्रह्मपुत्रा वैली में भी कई जगहों पे ये पाया गया है. जैसे कि आप समझिए हाल फिलहाल में डिपोर बिल के आसपास वाले एरिया में पाया गया, या उग्रतारा टेम्पल पॉन्ड में पाया गया है. तो क्या हो रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में या मैक्सिको में लोग इसको पेट एनिमल की तरह रखते हैं. माना जा रहा है कि कुछ लोग उसको वहाँ से यहाँ लेकर के आए हैं इलीगल तरीके से, और बाद में जब इनको नहीं रखना था पेट की तरह तो बाद में छोड़ दिया इनको ब्रह्मपुत्रा वैली में. अब दिक्कत क्या है कि ये जो स्पीसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है. तो इतना ज़्यादा खाना खाएगा अगर, तो हमारे जो लोकल टर्टल्स हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि ये फिर डोमिनेट करेगा. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो इट इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज़, बाहर से आया है. और इन्वेसिव स्पीसीज़ वो होते हैं जो लोकल स्पीसीज़ के ओवरऑल इकोसिस्टम पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं. तो ये एक इन्वेसिव स्पीसीज़ है रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल. हमारे यहाँ के असम के टर्टल्स के लिए नुकसान कर सकता है ये.
आपको एक बात और समझनी चाहिए कि ओवरऑल अगर टर्टल स्पीसीज़ की बात की जाए, टर्टल एंड टोर्टोइज की स्पीसीज़ की बात की जाए, तो हमारे स्टेट आसाम में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। 70% ऑफ द टर्टल्स एंड टोर्टोइज फाउंड इन इंडिया आर फाउंड अलोन इन आसाम। तो वी हैव हाईएस्ट डाइवर्सिटी एज फार एज टर्टल्स एंड टोर्टोइज आर कंसर्न्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 304, ई वे बिल इंटीग्रेटेड विथ फास्ट टैग। तो सबसे पहले समझिए फास्ट टैग क्या होता है। आपने तो गाड़ियों में भी देख रखा होगा, आपकी गाड़ियों में भी लगा होगा, इस तरह का एक स्ट्राइप लगा रहता है फास्ट टैग का। कैसा है कि फास्ट टैग जब भी इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जब भी आप टोल नाके से गुजरेंगे तो यहाँ पे एक रीडर लगा हुआ होगा और वो रीडर आपके फास्ट टैग को रीड कर लेगा और ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो इससे कैसा है कि बेवजह का यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। अब थोड़ा टेक्निकल समझ लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, थोड़े से टेक्निकल चीज़ें पूछ ले। यहाँ पे जो चिप लगा रहता है, ये जो बार कोड लगा है, इसको रीड करने वाली जो चीज़ है, इस बार कोड को रीड करने वाला जो मशीन है वो RFID टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, मतलब रेडियो वेव छोड़ता है। तो इस कारण से कैसा है कि इसको डायरेक्टली इसके सामने आने की ज़रूरत नहीं है, इसके बस रेंज में आ जाएगा ये चिप, ये जो बार कोड है बस इसके रेंज में आ जाएगा, इसके रेडियो वेव के रेंज में इसको रीड कर लेगा। दूसरा किस तरह का होता है, आपने ज़रूर सिनेमा, आपने शॉपिंग मॉल वगैरह में देख रखा होगा, इस तरह का होता है, उसमें बार चिप होता है, उसको ये लोग रीड करते हैं इस लेजर लाइट से। तो ये होता है लेजर लाइट और यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज किया जा रहा है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट में आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हो रेंज में उसको पकड़ लेता है। लेकिन ये लेजर लाइट डायरेक्टली इसके लाइन ऑफ साइट में आना चाहिए, इसके ऊपर गिरना चाहिए, तभी ये बार कोड को रीड कर पाएगा। तो मुद्दा यह है कि फास्ट टैग में हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई इट डज़ नॉट नीड टू कम इनटू लाइन ऑफ साइट, इट जस्ट नीड इट टू कम इनटू रेंज। फास्ट टैग इस्तेमाल अब स्कीम ला दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है ई वे बिल का। तो कोई भी माल, आप सामान जब ढोते हैं, 50,000 से अगर ज़्यादा का सामान है तो उसको आपको ई वे बिल बनवा करके आपको उसको सामान को ढोना है। हाँ, जो महंगे सामान है जैसे गोल्ड वगैरह वो सब के लिए नहीं, लेकिन इसके अलावा अदरवाइज कोई ट्रक पे सामान आप ढो रहे हैं 50,000 से ज़्यादा का, तो आपके पास ई वे बिल होना चाहिए। अब ई वे बिल से पता चल जाता है कि सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब नया नियम यही आया है कि ई वे बिल को इंटीग्रेट कर दिया जाए फास्ट टैग से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ये जो सामान था 50,000 से ज़्यादा का, ये कहीं इंटर स्टेट तो नहीं था। इंटर स्टेट था मतलब दूसरे स्टेट में जा रहा था या विद इन द स्टेट था। क्योंकि ई वे बिल पे ये लोग आजकल फर्जी क्या करते हैं काम कि ई वे बिल बना देंगे इंट्रा स्टेट का ही, मतलब आसाम के अंदर कहीं बना देंगे और भेज देंगे बाहर, कलकत्ता भेज देंगे। तो उससे होता क्या है कि ये लोग GST बचा लेते हैं, तो GST की चोरी कर लेते हैं लोग फर्जी ई वे बिल बना करके। बोल देंगे कि सर गुवाहाटी से भेज रहे हैं डिब्रूगढ़, लेकिन भेज देंगे कलकत्ता। तो अब उससे बचने के लिए अब बोला गया कि भाई ई वे बिल को तुम फास्ट टैग से इंटीग्रेट करो। अपने आप जब तुम ये क्रॉस करोगे टोल नाका कलकत्ता वेस्ट बंगाल में घुसने के लिए पकड़े जाओगे। दैट इज़ हाउ इट विल बी बेनिफिशियल टू कनेक्ट ई वे बिल विथ फास्ट टैग। तो जो PT पॉइंट ऑफ व्यू से बातें याद रखनी है, ई वे बिल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना है अगर कोई गुड्स 50,000 से ज़्यादा का तो आपको ई वे बिल बनवाना होता है। फास्ट टैग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लेकर के, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल किया जाएगा, नो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड। रिसेंटली क्या नियम लाए गए हैं, मैंडेटरी टू इंटीग्रेट ई वे बिल विथ फास्ट टैग। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 305, इंटरनेशनल टी डे। तो 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। पिछले साल से 2020 से ही शुरू किया गया, इसीलिए इस साल वाला जो इंटरनेशनल टी डे था दैट वाज ओनली सेकेंड इंटरनेशनल टी डे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फैसला लिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO कि हम इंटरनेशनल टी डे मनाएंगे। तो UNGA ने फैसला लिया है। ये टी के बारे में आपको एक और बात याद रखनी चाहिए कि इट इज स्टेट ड्रिंक ऑफ असम। और टी बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पे असम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ के जो सिंगपो ट्राइब्स हैं उसको उगाते रहे हैं, यूज़ करते रहे हैं टी को। लेकिन इसका कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन और यूज शुरू हुआ व्हेन स्कॉटिश ट्रेडर रॉबर्ट विलियम ब्रूस केम टू नो अबाउट इट एंड देन इन कनेक्शन विथ मनीराम दीवान ही स्टार्टेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस ड्रिंक।
चलिए, इस दिस बेवरेज वॉज कॉमर्शलाइज्ड बाय रॉबर्ट विलियम ब्रूस। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 306, सुंदरलाल बहुगुणा। हाल फिलहाल में कोरोना के कारण इनकी डेथ हुई है, इसलिए न्यूज़ में थे। काफ़ी चर्चित हस्ती हैं। पद्म विभूषण मिल चुका है, तो भारत रत्न से जस्ट पहले, जस्ट एक नीचे पद्म विभूषण मिल चुका है 2009 में। सुंदरलाल बहुगुणा जी से रिलेटेड दो बातें याद रखनी है आपको। चिपको मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन था। चिपको मूवमेंट, इस फोटो को देखिए, आपको सब बातें याद आ जाएंगी। पेड़ों को काटने के खिलाफ ट्राइबल लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था जब पेड़ों को से चिपक के खड़े हो गए थे। दैट हैपेंड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आज के टाइम में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का हिस्सा है। उस टाइम में 1973 में जब ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इट वॉज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एंटी तेहरी डैम मूवमेंट भी चलाया है। तो तेहरी डैम इज़ ओवर भागीरथी रिवर विच इज़ हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो जब हाईएस्ट डैम की बात चली है तो लॉन्गेस्ट डैम भी देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट डैम इज़ ओवर हीराकुंड, और लॉन्गेस्ट डैम इज़ हीराकुंड डैम, इट इज़ ओवर महानदी रिवर इन उड़ीसा। सबसे ओल्डेस्ट डैम है हमारे यहाँ का कलनई डैम इन तमिलनाडु। तो ये बातें ध्यान रखना। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 307, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। तो देखिए, इतने सारे देश हैं, अब सारे देशों के नाम भी याद नहीं करना है आपको, लेकिन साइक्लोन्स जब आते हैं हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन में, तो कैसे उनको नेमिंग दी जाती है। तो ये सारे देश हैं, इंडियन ओशन कंट्रीज हैं ज़्यादातर। देखो, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, इन्होंने अपना अपना नाम प्रपोज कर रखा है, ये नाम दे दिया। अब कैसा है कि पूरी एक लिस्ट बना ली जाती है कि भाई अपना अपना नाम प्रपोज कर दो। अब जब पहला साइक्लोन आएगा तो ये नाम दिया जाएगा, फिर दूसरा आएगा तो ये दिया जाएगा, तीसरा आएगा तो ये दिया जाएगा, फिर जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये नाम लिए जाएंगे। तो इस तरीके से नेमिंग ऑफ द साइक्लोन की जाती है। इसमें इंडिया भी एक मेंबर है जिसने कई सारे नाम प्रपोज किए, जैसे गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम। हाल फिलहाल में जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन ताउते, दैट वॉज प्रपोज्ड बाई म्यांमार। साइक्लोन यास जो आया था उसके बाद, दैट वाज प्रपोज्ड बाय ओमान। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 308 इज अबाउट फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया। तो कुछ बातें आपको समझनी है। देखिए, फर्टिलाइजर्स दो तरीके के होते हैं, मैक्रो या मेजर या फिर प्राइमरी फर्टिलाइजर्स। तो तीन होते हैं प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। उसके अलावा कई सारे माइक्रो या सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ये सब भी चाहिए होते हैं। मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरोन, दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। लेकिन प्राइमरी है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब प्राइमरी फर्टिलाइजर्स के लिए अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र बनती है हमारे यहाँ पे। एक जो फर्टिलाइज़र बनती है हमारे यहाँ पे वो होती है यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होता है। दूसरा होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है 18% और 46%, लेकिन पोटेशियम नेग्लिजिबल होता है। नॉर्मली कैसा होना चाहिए कि NPK 4 टाइम्स अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, यानी कि 4 किलो अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तो 2 किलो फास्फोरस फर्टिलाइज़र डालिए और 1 किलो पोटेशियम फर्टिलाइज़र डालिए। सो NPK में रेशियो होना चाहिए 4:2:1। हमारे देश में फार्मर्स करते क्या हैं कि यूरिया वाला जो फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, इसको खूब इस्तेमाल करते हैं, भरपूर। मतलब साल में लगभग 3.5 लाख टन इसका इस्तेमाल होता है। तो होना चाहिए 4 गुना, लेकिन एक्चुअली में इसको 8 गुना 10 गुना कर देते हैं लोग। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये यूरिया वाला फर्टिलाइज़र सस्ता मिलता है। और क्यों सस्ता मिलता है? क्योंकि सरकार इस पर खूब सब्सिडी देती है। तो यूरिया वाले फर्टिलाइज़र पर जो सब्सिडी स्कीम है उसको कहा जाता है कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम। और उसके अलावा जो दूसरे तरह के फर्टिलाइजर हैं जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन है, फास्फोरस भी है, इस पे भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन इसका सब्सिडी का तरीका होता है, उसको कहते हैं डी कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम। इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। आप देखिए कहाँ ये 3.5 लाख टन, ये 119 लाख टन, जबकि इट इज़ सेकंड मोस्ट यूज, लेकिन फिर भी इसका यूज़ काफ़ी कम है। तो मुद्दा ये है कि NPK होना चाहिए 4:2:1, लेकिन होता है लगभग 8 और 9:2:1। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फर्टिलाइज़र है डायमोनियम फॉस्फेट, इसके ऊपर जो सब्सिडी की पॉलिसी है उसको कहा जाता है डी कंट्रोल सब्सिडी स्कीम। मतलब इसमें कैसा है कि सरकार ने सब्सिडी फिक्स कर दिया है कि पर बोरी हम 200 रुपये सब्सिडी देंगे। अब अगर मार्केट प्राइस बढ़ा देता है बेचने वाला, पहले 1000 रुपये का बेच रहा था
तो फार्मर को देना होता तो 800, क्योंकि 200 तो सब्सिडी सरकार की तरफ से आ रहा था। अगर उसने 1000 का बढ़ा करके 1200 कर दिया तब भी सरकार की सब्सिडी फिक्स है, तो अब इसने बढ़ा के 1200 कर दिया अपना दाम, तो फार्मर को 1000 रुपये देना होगा। तो मुद्दा यह है कि सब्सिडी फिक्स है, इसलिए मार्केट प्राइस जब बढ़ता है, ओवरऑल इनका फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है, तो फार्मर को भी दाम ज़्यादा पे करना होता है। लेकिन इसमें कैसा है, यूरिया वाले में सरकार ने लगभग मार्केट प्राइस फिक्स कर दिया कि नहीं तुम 500 रुपये ज़्यादा में बेचोगे ही नहीं। अब ये जब जब अपना दाम बढ़ाते हैं तो सरकार अपना सब्सिडी बढ़ा देती है, तो इस कारण से ये यूरिया वाला सब्सिडी सस्ता है, इसी को कहते हैं कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें याद रखनी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया, पहले तो NPK होना चाहिए 4:2:1 के रेशियो में। यूरिया कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम है। इसमें कैसा होता है कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम में कि सब्सिडी इज वैरिड बाय द गवर्नमेंट टू कीप मार्केट प्राइस सेम। डाई अमोनियम फॉस्फेट डी कंट्रोल सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी इज फिक्स सो मार्केट प्राइस वैरीज। यूरिया इज मोस्ट यूज, डाई अमोनियम फॉस्फेट इज सेकेंड मोस्ट यूज्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 309, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ इंडिया। तो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड मतलब जहाँ पे इंडियन नेवी का भी बेस हो, इंडियन आर्मी का भी बेस हो, इंडियन एयरफोर्स का भी बेस हो। और हमारे यहाँ का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है एट पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान निकोबार। हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या थी कि एक कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने, सकेतकर कमेटी ऑन डिफेंस। सकेतकर कमेटी ने कहा था कि भाई हमें 3 और ट्राई सर्विस कमांड बनाने चाहिए। एक नदन बॉर्डर पे फॉर चाइना, मतलब चाइना बॉर्डर पे बनाया जाए, दूसरा वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाए ट्राई सर्विस कमांड, और तीसरा इंडियन ओशन में अपने आप को डिफेंड करने के लिए मैरीटाइम एरिया में कहीं पे चेन्नई वगैरह में कहीं पे ट्राई सर्विस कमांड बनाई जाए। तो सकेतकर कमेटी ने कहा कि 3 और ट्राई सर्विस कमांड बनाए जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 310, FDI इनफ्लोज इन इंडिया। तो इस साल का अगर बात की जाए 2020-21 में, तो इंडिया ने लगभग 81 बिलियन डॉलर का FDI पाया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे देश में FDI का, एंड दिस इज हाईएस्ट। पिछले साल भी हाईएस्ट था तब तक के लिए, लगभग 74 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था। इस साल और बढ़ गया हमारा, और लगभग 81 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ पे FDI आया है। आप देखो तो पिछले कुछ सालों से लगातार FDI बढ़ ही रहा है। तो राइट सिंस 2012 FDI हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग, और इस साल अब 81 बिलियन डॉलर हमने कमाए, विच इज़ हाईएस्ट। अगर ओवरऑल बात की जाए कि कौन से देश से FDI सबसे ज़्यादा आया है, तो दैट इज़ सिंगापुर, फॉलोड बाय द US। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 311, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड मून एंड सुपर मून। अब इनके पीछे का जो पूरा का पूरा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में काफ़ी डिटेल में बताया है कि रेड मून कैसे बनता है, फुल मून कैसे बनता है, वो सब अगर आपको चाहिए तो मैं उस दिन का वीडियो का डेट बता दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं चाहिए। मुद्दा ये है कि रेड मून मतलब मून उस टाइम में लाल दिखता है। रेड मून कब बनता है? तो रेड मून तब बनता है जब इस तरह का कुछ ओरिएंटेशन हो जाए कि एक तरफ सन है, बीच में अर्थ है और इस तरफ मून है, और तीनों बिल्कुल एक ही लाइन में हैं, तब बनता है रेड मून। क्योंकि उस टाइम में कैसा होगा, दिस विल बी लूनर इक्लिप्स प्लस फुल मून। तो लूनर इक्लिप्स प्लस फुल मून लीड्स टू रेड मून। क्योंकि कैसा होता है कि इस टाइम में रेड कलर जो सन से आ रही होती है वो सबसे कम डिफ्रैक्ट होती है, और वो आकर के मून पे गिरती है, और वो मून से फिर रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आती है, इसलिए मून रेड कलर का दिखता है। तो रेड मून ये काफ़ी मतलब आप समझो अनयूजुअल है, रेयर है, जल्दी नहीं बनता है, 5 साल में लगभग एक बार। देखो फुल मून और सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स तो होते रहते हैं, लेकिन चूंकि कैसा है कि मून जिस प्लेन पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, मून जिस प्लेन पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, और अर्थ जिस प्लेन पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, वो दोनों ही प्लेन अलग अलग हैं। इसलिए बहुत रेयरली ऐसा माहौल बनता है कि जब तीनों एग्जैक्टली एक ही लाइन में हो। तो ये लूनर इक्लिप्स भी हो रहा हो प्लस फुल मून भी हो तो रेड मून बन जाता है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट समझिए, सुपर मून। सुपर मून कैसा है कि जब मून हमारे अर्थ के बिल्कुल पास होता है तो थोड़ा बड़ा दिखता है, लगभग 14% बड़ा दिखता है एवरेज साइज़ के। तो मून के 2 पोजीशन है, मून इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में घूमता हमारे अर्थ के अराउंड 28 दिनों में एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है।
तो जब अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता तो उस पोजीशन को कहा जाता है पेरीजी, जब दूर होता तो कहा जाता है अपोजी। जब पेरीजी होता है तो उस टाइम में मून थोड़ा बड़ा दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर मून। इस साल जो बना था माहौल 26 मई को, 26 मई का न्यूज़पेपर एनालिसिस जाकर देख लो, सब कुछ डिटेल में समझाया मैंने। इस साल जो माहौल बना था 26 मई को, वो इतना ऐसा था, रेयर था, क्योंकि वो रेड मून भी था, सुपर मून भी था, टोटल लूनर इक्लिप्स भी था, फुल मून भी था। तो इस कारण से ये माहौल इस बार वाला थोड़ा बहुत रेयर था, जो 5-6 सालों में एक बार बनता है। जब सुपर मून बनता है, मतलब मून हमारे अर्थ के पास होता है बिल्कुल, तो उस टाइम में कैसा होता है कि हाई टाइड जो अर्थ ओशन में आते रहते हैं, दे आर हाइयर दैन नॉर्मल, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। एंड देन ऑब्वियसली लो टाइड विल बी लोअर दैन नॉर्मल, दैट इज नोन एज नीप टाइड। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 312, वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख महीने में जब पूर्णिमा होती है, उस टाइम में कैसा होता है, हमारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा मतलब इट इज़ द डेट ऑफ इनलाइटेनमेंट ऑफ बुद्धा, मतलब निर्वाणा का दिन है। इट इज़ ऑल्सो डेथ ऑफ बुद्धा, मतलब परिनिर्वाणा का भी दिन माना जाता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आइडेंटिफाई किया एज इंटरनेशनल डे ऑफ वैशाख। तो मुद्दा यह है कि साल जो 26 मई था, इसमें कई सारी बड़ी बातें थीं। सुपर मून था, फुल मून था, रेड मून था, और तो वैशाख पूर्णिमा तो था ही, क्योंकि फुल मून है तो पूर्णिमा है। तो इस साल वाला वैशाख पूर्णिमा इम्पॉर्टेंट था, स्पेशल था। और हमने इस बार फैसला लिया था हमारी सरकार ने कि बोध गया जो है जगह, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोध गया, जहाँ पे बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति की थी, बोध गया में एक रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू बनाई जाएगी, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू होगी बोध गया में। और ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू बनाई जा रही है बोध गया में, इसको इस साल वैशाख पूर्णिमा पे इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण, सेकेंड वेव के कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस कारण से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इंडिया का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू बन रहा है एट बोध गया। दुनिया में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग लॉर्ड बुद्धा स्टैचू इज एट म्यांमार। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 313, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं, अच्छा टॉपिक है, पता नहीं से क्या सवाल लग जाए। तो अर्थ समिट बुलाई गई थी, एक इंटरनेशनल समिट बुलाई गई थी 1992 में रायो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किए गए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी में होता है वो सब, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस क्लाइमेट डील, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इसी अर्थ समिट में साइन हुआ था। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली साइन हुआ था 22 मई को इन 1992, इसीलिए इस दिन को 22 मई 1992 को मनाया जाता है आज बायोडाइवर्सिटी डे। और इस साल का थीम था बायोडाइवर्सिटी डे का, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, #for_nature। तो ये जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इट इज ए लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। अब कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो मोटा मोटा कन्वेंशन है, तो लेकिन कन्वेंशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो गोल सेट किए जाते हैं, दैट आर सेट अंडर प्रोटोकॉल्स। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है कार्टिजीना प्रोटोकॉल, दैट वाज अडॉप्टेड इन 2000। कार्टिजीना प्रोटोकॉल में कैसा है कि LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के यूज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्योंकि कल भी मैं आपको बता रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वैसे तो अच्छा है, लेकिन जब मैं आपको BT कॉटन बता रहा था, लेकिन उनका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे। इसी कारण से कार्टिजीना प्रोटोकॉल में जो दैट इज ऑन बायोडाइवर्सिटी, कार्टिजीना प्रोटोकॉल में फोकस रखा गया कि LMOs और GMOs का ट्रांसपोर्टेशन पे लिमिटेशन लगाया जाए। तो हमारे देश में LMOs और GMOs का यूज पे कौन अप्रूवल देता है? GEAC, मैंने बताया था आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में, उसका नाम है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन किया गया था, 10 साल के लिए था, 2020 तक। इस नगोया प्रोटोकॉल में 20 टारगेट सेट किए गए थे, जिसको कहा जाता है आईची टारगेट।
आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। तो ये 20 टारगेट सेट किए गए थे, सब के सब याद नहीं कर रहे हैं, एक बार बस देख लेना है। तो 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेट किए गए थे नगोया प्रोटोकॉल में, इसको कहा जाता है आईची टारगेट्स, कि 10 साल में ये सारे टारगेट्स अचीव करेंगे। एक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट। हमारे देश में चूँकि हमने भी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन कर रखा है, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के हिसाब से हमारे देश में 3 लेवल पे बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और फिर लोकल म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMCs। चलिए, तो इस में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम से कम बातें याद रखनी है, अर्थ समिट 1992 में रायो डी जेनेरियो में 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो अगर CBD की बात की जाए तो दैट वाज साइंड ऑन 22 में 1992, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी डे की तरह मनाया जाता है। थीम ऑफ 2021, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। CBD के अंदर जो प्रोटोकॉल है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल, दैट इज अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नगोया प्रोटोकॉल, इसमें 20 आईची टारगेट्स हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो हमारे देश की बॉडी है, इट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दैट गिव्स अप्रूवल फॉर यूज ऑफ LMOs या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 314, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ असम। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर मिजोरम। ठीक है, तो देखते हैं, मिजोरम तो अलग ही कहानी है मिजोरम की आजकल, तो आपको पता ही है हाउ दे हैव बीन बिहेविंग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक एक करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे कैसे बने हैं उनके बारे में समझते हैं। सिक्किम 1975 तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। 35th अमेंडमेंट करके सिक्किम को हमारे इंडियन यूनियन के साथ मिलाया गया, बट विथ सम स्पेशल प्रोविज़न, जिस कारण से इसको कहा गया एसोसिएट स्टेट। लेकिन एक साल बाद ही 1976 में ही 36 अमेंडमेंट करके इसको एक नॉर्मल स्टेट की तरह हमारे देश में मिला दिया गया। तो 35th एंड 36 अमेंडमेंट बोथ आर विथ रेस्पेक्ट टू सिक्किम। 35th अमेंडमेंट मेड इट एसोसिएट, 36th अमेंडमेंट मेड इट अ फुल स्टेटहुड। मेघालय, इट वॉज पार्ट ऑफ असम, full statehood was given to it after passing of law by Parliament, Northeastern Region Organization Act of 1971. Tripura and Manipur both have been the princely states earlier. Formerly, they joined Indian Union in October 1949 as Union Territory. They got full statehood on 21st January 1972 under Northeast Reorganization Act of 1971. नागालैंड की बात की जाए तो इट हैज़ बीन ऑल्सो पार्ट ऑफ असम, गॉट स्टेटहुड ऑन December 1st 1963. अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इनका कैसा है, देवर पार्ट ऑफ असम। मिजोरम का ध्यान से सुनेंगे। मिजोरम, इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ असम टिल 1972, made a union territory in 1972 and they got full statehood on 20th February 1987. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 315 इज अबाउट बॉर्डर लेंथ्स ऑफ असम। सारे बॉर्डर लेंथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, लेकिन इतना याद रखो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विथ अरुणाचल प्रदेश, लगभग 804। आई एम सो सॉरी, लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विथ मेघालय, इट इज़ 884 किलोमीटर, याद रखना। लॉन्गेस्ट बॉर्डर मेघालय एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर इज़ विथ त्रिपुरा, इट्स हार्डली 46 किलोमीटर। उसके अलावा असम मिजोरम बॉर्डर भी याद रखना, इट इज़ 164.6 किलोमीटर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आज का ये आखिरी टॉपिक है, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। गुड नाइट।